देखिए, अगर ताकत आप इसको कहते हैं कि जनाब आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, आपने सारी आवाम को डरा के बिठा दिया चुप करके और किसी को सांस नहीं आप लेने दे रहे और बिल्कुल मुल्क में हर चीज़ जामिद होके मफलूज होकर रहेगी, अगर ये ताकत है तो सॉरी, मैं तो इसको ताकत नहीं समझती। मैं समझती हूँ अखलाकी ताकत सबसे बड़ी होती है, आवाम की सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है, और वो तो इस लिहाज से मुझे सबसे ताकतवर शख्स इमरान खान लगता है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। बाकी अगर आप किसी कुर्सी पे बैठने को ताकत समझते हैं तो फिर ये समझने वाले की अपनी आंख पे डिपेंड करता है। मेरे नज़दीक तो सबसे ताकतवर वो है जो सबसे बेखौफ है। मेरे नज़दीक सबसे ताकतवर वो है जो इस वक्त तमाम पाकिस्तान में इस्तेहकाम की कुंजी हाथ में लिए बैठा है। मेरे नज़दीक सबसे ताकतवर वो है कि जिसको रोकने के लिए, जिसके मुमकिना भी इकदामात को रोकने के लिए आपको पूरे के पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ना पड़ता है, आपको पूरी के पूरा खुल के सामने आना पड़ता है। तो उससे ज्यादा ताकतवर कौन होगा जिसने सब कुछ इतने बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है, 76 साल का सारा जो सरमाया था उसको खोल के रख दिया है। तो सबसे ताकतवर वो शख्स है। कमजोर वो लोग हैं जिनको तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही, जिनको सोशल मीडिया बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वो इतने कमजोर हैं इस वक्त कि उनसे ट्वीट्स बर्दाश्त नहीं होते, वो इतने कमजोर हैं कि उनसे लोगों की नौकरियां बर्दाश्त नहीं होती, वो इतने कमजोर हैं कि उनसे जजेस के रिमार्क्स, उनके फैसले बर्दाश्त नहीं होते, वो इतने कमजोर हैं कि उनको लगता है कि अवाम अगर बाहर आके एक जलसा कर लेगी तो वो उनके खिलाफ नारे लगा देगी, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो कमजोर वो लोग हैं जो खौफजदा हैं, जो डरे हुए हैं, जो अपने ही लोगों से डरे हुए हैं। और ताकतवर वो है जो भले आपको जेल की काल कोठरी में बैठा नजर आ रहा है लेकिन बेखौफ है और अवाम उसके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीमा खान। आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मशहूर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन समीना पाशा साहब। समीना साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। थैंक यू फॉर मैं हैविंग। मैं आज सोहेल पदाइश ने अपने कॉलम में लिखा है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट हैं जो इमरान खान के नैरेटिव की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर ना लाए, बाहर ना आए, और वही यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट चाहते हैं कि इनकलाब आए, जो कैसा नामुमकिन लग रहा है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब तक इन यूट्यूबर्स की क्या कोई एक्सेस है, या इमरान खान साहब जेल में बैठकर क्या सोशल मीडिया को खुद से बराह रास्त वॉच कर रहे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। तो जब उन तक, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई उस तरह से व्लॉग्स देख रहे हैं या उस तरह। हाँ, एक जनरल ओपिनियन में भी उनके लॉयर्स की तरफ से उन तक पहुंचती हो, या कोई खास किसी ने अगर कोई बात की है तो वो उन तक पहुंचाई जाती हो। अदरवाइज वो कोई बैठ के पूरे पूरे व्लॉग्स तो सुन नहीं रहे, कि वो अब व्लॉगर्स को फॉलो नहीं कर रहे। बेसिकली हम्म। हो ये रहा है कि नैरेटिव इमरान खान ने बनाया और बना, और उसके बाद अब वो पूरी कौम का एक नैरेटिव है। उसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि जो व्लॉगर्स हैं वो पूरी कौम को लीड कर रहे हैं और उन्होंने इमरान खान को भी पीछे लगाया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है। जहां पे कौम खड़ी है, जो उनका एक नैरेटिव है, वो अगर इमरान खान की वजह से है, और फिर अब वो जो ओवरऑल एक हालात उनके सामने अनफोल्ड हो गए हैं उसकी वजह से है, तो डेफिनेटली व्लॉगर्स भी उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी चीज को फर्दर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बता रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान व्लॉगर्स को सुनते हैं और उसके बाद अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। तो मैं इससे उनके साथ अग्री नहीं करती। अच्छा, समीना पाशा साहब, आपकी ट्वीट मैं देख रही थी तो आपने कल कुछ सहाफियों के नाम लिए जिन्हें रिजीम चेंज के बाद निकाल दिया गया, और उसमें आपको पता है अरशद शरीफ के साथ भी क्या हुआ। और उसी लिस्ट में आपका नाम भी आता है कि आपको भी ऑफ एयर कर दिया गया था, और अभी रिसेंटली काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर किया गया है। क्योंकि कहा यह जाता है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, ये काशिफ अब्बासी को एस्टेब्लिशमेंट ने ये बोला है कि आप दिल से हमारी इज्जत नहीं करते, आप इलेक्शन रिगिंग की बात करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि वो तो ये भी कहते हैं कि हम जो है इनके चूल्हे बंद कर देंगे। देखिए, ये सहाफियों को दबाव में लाने का एक पुराना तरीका है कि उनसे जॉब्स छीन ली जाएं, और उनको जाहिर है कि जब अपने फिक्रे माश में डाल दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो भी जाते रहे हैं पहले, और शायद पहले उनके ये टैक्टिक्स कहीं काम कर भी जाते हों। लेकिन इस दफा एक तो ये बड़ी वजह है कि डिजिटल मीडिया एक पैरेलल मीडिया साथ खड़ा हुआ है, और अगर हम्म। कोई सहाफी नौकरी से जा भी रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ करने के लिए ऑप्शन जरूर है कि वो बिल्कुल। अपना एक सेटअप कर सकता है, डिजिटल मीडिया से वाबस्ता होकर कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकता है, जिससे वो कम से कम अपनी ब्रेड एंड बटर जरूर अर्न कर ले। ये जो काशिफ अब्बासी वाली बात आपने की है, ये उसी एक आप तरफ समझ ले कि कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि
वैसे तो इस पे कोई वो नहीं होनी चाहिए कदगन कि कोई कितना किस भी अंदाज से अपनी बात कर रहा है तो उसको उसका हम्म। हक हासिल होना चाहिए, अनटिल अनलेस कि उसके फैक्ट्स ठीक है, उसकी फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर अगर उसकी राय आपसे मुख्तलिफ है और अगर वो ज्यादा सख्ती से वो राय बयान करता है तो इवन देन भी आपको उसको सुनने का हौसला होना चाहिए। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब जैसे एक बहुत ही इतदाल पसंद और मेरा ख्याल है एक ऐसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जो कि जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो जज्बाती राय देते हैं या वो कोई डॉलर्स कमाने के लिए कोई झूठ बेच रहे हैं या कोई इस तरह की आप उनके ऊपर एलिगेशन भी नहीं लगा सकते। तो फिर इस तरह की आवाज जो कि फैक्ट बेस है, जो अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं, जो 25 साल से तकरीबन एक चैनल से वाबस्ता हैं और उनके लिए काम भी कर रहे हैं, और मुझे नहीं कभी भी याद पड़ता कि उन्होंने कभी काशिफ अब्बासी साहब ने कोई हद से ज्यादा किसी को कहा जाए कि जी बड़ी कुछ जानिबदारी दिखाई हो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से। हम मुख्तलिफ अदवार में उनका काम देखते रहे तो ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर इस तरह की आवाजें भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही अब, तो इसका मतलब है कि फिर इस मुल्क में सीधी सीधी फस्तायत है, मार्शल लॉ है, इसके अलावा कोई भी इसको इससे कम अल्फाज में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। यानी आप तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई मुख्तलिफ आवाज ही ना बचे और सिर्फ लाइक माइंडेड आवाजें जो हैं, जो सिर्फ प्रो गवर्नमेंट हैं, प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं, सिर्फ वही आवाजें अगर आप टीवी पर रहने देंगे तो पहले ही टीवी बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अपनी मौत मर चुका है। तो ये तो आपने जो रही सही उसकी सांसें हैं वो भी खींचने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत हम्म। अनफॉर्चुनेट चीज है, लेकिन ये है, अब क्या कर सकते हैं। तो समीना पाशा, जब आपका अब देखा ये जाता है कि आपकी कोई भी ट्वीट होती है या कोई इमेज आपकी होती है वो वायरल होती है और उसके बाद आपको ट्रोलिंग का निशान बना दिया जाता है, ट्रोलिंग की जाती है, तो आप इसको कैसे हैंडल करती हैं? नहीं, मैं इसको हैंडल ही नहीं करती। सिंपल ये है कि मैंने कभी बॉदर ही नहीं किया कि क्या हम्म। ट्रोलिंग हो रही है और क्या कोई कह रहा है। मुझे जो मुनासिब लगता है मैं लिखती हूँ, मुझे जो मुनासिब लगता है मैं कहती हूँ। बाकी उसके हम्म। नीचे कोई गाली दे रहा है या कोई उसके नीचे अच्छे कमेंट्स कर रहा है या बुरे कमेंट्स कर रहा है, अगर कोई अच्छे कमेंट्स कर रहा है, दुआ दे रहा है तो उसका शुक्रिया, और अगर कोई नहीं कर रहा तो अगर वो कोई बुरा कुछ लिख रहा है तो वही उसकी मर्जी है, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने इसको कभी भी अपने नर्व्स के ऊपर सवार नहीं किया। अच्छा, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। इमरान खान जो खत का सिलसिला उन्होंने जारी किया हुआ है, 3 खत आ चुके हैं। तो आर्मी चीफ कहते हैं कि जी हमें तो कोई खत मौसूल नहीं हुआ, अगर मौसूल हुआ तो हम उसको प्राइम मिनिस्टर को दे देंगे। मतलब वो ना इंटरेस्टेड ही नहीं है खत देखने के, और वो एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ये चालें हैं। तो इसके बारे में क्या कहती हैं? देखिए, ये तो इस दौर में अगर हम कहें कि किसी को पता नहीं है कि एक खत लिखा गया है और किसी को ये भी नहीं पता कि उस खत के मंदरजात क्या हैं, उसका कंटेंट क्या है, तो ये एक हम्म। या हार्ड टू बिलीव बात होगी। इस पे यकीन इतनी आसानी से तो नहीं किया जा सकता कि वाकई उन्हें नहीं पता होगा। ऑब्वियसली इस वक्त जो पाकिस्तान एक सिचुएशन में है, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें हर एक को पता है कि क्या हो रहा है। जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस गवर्नमेंट की तरफ से मूव्स होती हैं उन पे पीटीआई की नजर होती है, जो पीटीआई की मूव्स होती हैं उन पे जाहिर है इस रजीम की नजर होती है। तो ऐसा हम्म। तो नहीं है कि किसी को पता ना हो। ये सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि उसकी एक अहमियत को कम करने के लिए या ये एक शो करने के लिए कि एक ए पॉलिटिकल हमारी सारी अस्करी क्यादत है, तो इसलिए इस तरह का तासुर दिया गया उनकी तरफ से। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वाकईतन उनको पता नहीं था तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस पे बड़ी मजेदार बात ये है कि सोचिए, अगर एक लम्हे को हम ये सोचें कि इस लेटर में इमरान खान साहब ने कोई अपने एतराफ कर लिया होता कि जी हमने वाकई बड़ा जुर्म किया है 9 मई को और हम वाकई बड़ा मिसलेड कर रहे थे, पूरा हमने हम्म। मिसलेड किया है, इस तरह से कोई बातचीत उन्होंने की होती, कोई एतराफ जुर्म इनकी पसंद के कोई ख्वाहिश के मुताबिक बयान दिए होते, तो क्या फिर भी हम्म। सब यही कह रहे होते हैं कि हमने नहीं पढ़ा? या फिर भी क्या बिल्कुल। यही कहा जा, या मीडिया के ऊपर भी क्या इसी तरह का नैरेटिव आ रहा होता हुकूमत की तरफ से कि जी इनके खत की कोई अहमियत नहीं है? तब तो इनके खत की फिर बहुत अहमियत भी लेकिन होती, समीना, इसके आप ऊपर ये देखिए, ट्रांसमिशन हो रही होती। नहीं आप ये देखिए, खत में आपको पता है पॉजिटिव बात की गई है, तो उनको तो रिस्पॉन्ड देना चाहिए। वो इसमें चाले वाला वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ये तो अब वो इसको बेहतर समझते हैं कि वो इसको चाल क्यों समझते हैं। लेकिन जहां तक ये बात है कि इमरान खान साहब के लेटर में कंटेंट क्या है, तो ये तो पूरी एक उन्होंने जो पिछले 2.5-3 साल की समरी है वो लिख दी है कि इसमें आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा है।
और फिर जो एक फौज बहैसियत इदारा चैलेंज से इस वक्त नबर्द आजमा है, उसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की है। और फिर सिर्फ ये निशानदेही या इल्जामात नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं, कुछ मशवरे भी दिए हैं कि इसको कैसे आप हल कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को जो इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। तो ये उनकी तरफ से तो एक इस तरह का जेस्चर है, और इसमें कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात भी नहीं है। अच्छी बात है कि अगर कोई साबिक वज़ीर आज़म या कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी समझता है कि मुल्क के हालात में इस वक्त ये चीज़ की ज़रूरत है, और एक उसके ऊपर हर किसी को रिव्यू करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो अगर उन्होंने इसको ऐसे समझा है, तो ये मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं है। बहुत से लीडर्स ने जेल से खतूत लिखे भी हैं, बुक्स भी लिखी हैं, हालात को कलमबंद भी किया है, बहुत सी तारीख के हकाइक में, रिकॉर्ड में चीज़ें लेकर आए हैं। तो ये उसी का एक पैटर्न है। अच्छा, इन खतूत की क्या अहमियत है? पहले तो सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा था, अब खत। नहीं, जो देखिए, खुतूत की अहमियत अपनी जगह इसलिए है कि ये एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन गई ना। एक डॉक्यूमेंट जब आपके पास आ जाता है, अब डॉक्यूमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कोई कागज पे ही चीज लिखी है तो वही डॉक्यूमेंट है। जो कुछ हम्म। भी आपका कहीं पे भी अब एक रिकॉर्ड है, एक आर्काइव बन रही है, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया के थ्रू, आपके ऑनलाइन सारे सिस्टम के ऊपर बन रही है आर्काइव, या आपके वाकईतन कोई हाथ से लिखे हुए खतूत हैं जो कि कोई बुक की फॉर्म में आते हैं, वो बने, हम्म। किसी भी तरह है, लेकिन ये सब कुछ एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री होता है, या आपका प्रोग्राम भी पार्ट ऑफ हिस्ट्री ही है। कल को अगर हम्म। कोई मौर्रिख कभी तारीख लिखेगा, तो हो सकता है वो लिखे कि उस वक्त उस दौर में एक सियासत डॉट पी के भी था, और उसमें इंटरव्यूज हुआ करते थे, और उनको इस दौर में ये भी सहना पड़ा कि उनकी भी वेबसाइट को ब्लॉक करना पड़ा। तो ये सब चीजें भी एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। तो खान साहब ने भी जो खतूत लिखे हैं, बेसिकली वो एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन चुके हैं। और फिर इनकी अपनी एक अहमियत भी है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये रिकॉर्ड है। जब इमरान खान साहब कुछ लिखते हैं, कोई इंटरनेशनल जरीदे में आर्टिकल लिखते हैं, या उन्होंने खत लिखा है जो कि उनके उस पे ट्विटर हैंडल पे आया है, तो जाहिर उनको फॉलो करने वाले दुनिया भर में जहां जहां मौजूद हैं, उन्होंने भी उस चीज को पढ़ा है, तो उसका एक इन्फ्लुएंस तो जाता है ना, एक उनका वर्जन, बिल्कुल। एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो दूसरी दुनिया में जाता है। तो ये अपना एक उसका आप समझ लीजिए कि इम्पैक्ट है। और वो हमें अल्टीमेटली फील होता है, क्योंकि जब आप देखिए बाहर से जो आवाजें उठना शुरू हो गई, इंटरनेशनल प्रेशर जो बन रहा है, तो वो उसी वजह से है कि पीटीआई अपना नैरेटिव कामयाबी के साथ बाहर वाली दुनिया को बताने में कामयाब हुई है। हम्म। तो अब आपने देखे, मेहर बुखारी ने रूल ऑफ लॉ में कहा कि इसका हम क्या अचार डालेंगे? तो फिर बताएं, हमारा मुल्क किस आइन और कानून के मुताबिक चलेगा? ये उनकी तरफ से एक नामुनासिब स्टेटमेंट था। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस वजह से या क्या सोच के या बगैर सोचे ये स्टेटमेंट दिया। ये तो ज़ाहिर है बेहतर वो एक्सप्लेन कर सकती हैं कि इस जुमले से उनका मतलब क्या था। अदरवाइज वो बड़ी रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, और बिल्कुल। उनकी तरफ से हमेशा बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है सहाफत में भी, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ चैनल्स पे वो काम भी कर चुकी हैं। तो मैं बहुत दफा उनकी बहुत सारी थेरी से इत्तेफाक भी करती रही हूँ, लेकिन ये जो उनका जुमला है, ये काफी, इस पे क्वेश्चन भी हुआ है, सबने एतराज भी किया है, मैंने भी इस पे ट्वीट भी किया था। और मेरे नजदीक ये एक गैर मुनासिब बात ही, इस तरह से नहीं होता। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, वहीं तो वहां पर ही तो आपकी तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। अगर रूल ऑफ लॉ एग्जैक्टली। नहीं है, तो आपका मुल्क तो कोलैप्स कर जाएगा। रूल ऑफ लॉ ही तो बुनियाद है। जो उन्होंने बात की कि जी हम डिफॉल्ट कर जाएं, अगर बेशक रूल ऑफ लॉ ना भी हो, तो हम डिफॉल्ट करेंगे ही तब, खुदा न खास्ता, अगर मुल्क का यही हाल रहा कि मुल्क में तो रूल ऑफ सर, लॉ जब इस नहीं रहा। तरह के जर्नलिस्ट ऐसी बातें करते हैं तो वेयर डू दे स्टैंड देन? देखिए, ये वही अगेन चीज है, बाजुकात तो होता है कि आप बाजुकात कोई बात कह जाते हैं, शायद आपको उसकी इंटेंसिटी का उस वक्त एहसास नहीं होता, बाद में मे भी आप रियलाइज करते हैं कि ये बात वाकई आपके मुंह से सही नहीं निकली, या कोई अच्छे अल्फाज नहीं आप इस्तेमाल कर सके। तो ऐसा हम सब चूंकि इंसान है, कभी हम बहुत मुनासिब बात करते हैं, कभी हमसे गैर मुनासिब बात भी हो जाती है। मुझे नहीं बिल्कुल। पता कि वो इस चीज को रियलाइज कर रही हैं या नहीं कर रही। लेकिन अगेन वही बात है कि इस दौर में जो भी जर्नलिस्ट जो भी कह रहा है, हिस्ट्री में वो किस तरफ खड़ा है, ये सब कुछ अब डिसाइड हो रहा है। अवाम खुद इस चीज को रेट कर रही है, अवाम खुद इस चीज को पूरी तरह मॉनिटर कर रही है कि हक और सच की आवाज कौन बन रहा है, कौन है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, कौन है जो बिल्कुल टाउट का किरदार अदा कर रहा है। तो अब ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं रह गई कि लोगों को पता ना चले। अब ये चीजें बड़ी ओपनली होती हैं, और हर कोई अपने तौर पर अंदाजा लगा सकता है, उसको जज कर सकता है कि कौन सा जर्नलिस्ट जो है वो इस वक्त कहाँ से बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। बाजुकात होता है कि आपसे कोई तजावुज हो जाता है, लेकिन अगेन वही बात है कि ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज को रियलाइज करते हैं या नहीं करते।
हम्म। अच्छा सिमरन पाशा साहब, अभी हालिया में ऐसे अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया, उनको निकालने की क्या वजूहत थी, और क्या आपको लगता है कि ये फैसला ठीक हुआ है? देखिए, मरवत साहब को तो बहुत सारी वार्निंग्स मिली हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम कोई बात हुई और उसके ऊपर झट से निकाल दिया गया है। कंटिन्यूअसली उनके इश्यूज आ रहे थे, और उनका सबसे जो मुझे दो तीन मेन प्रॉब्लम लगते हैं, एक तो उनके इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात होते हैं जो वो मुख्तलिफ जगहों पर दे जाते हैं, और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान भी होता है। और दूसरा जो उनका एक मुझे महसूस होता है कि उनको कहीं ना कहीं ये एक गलत फहमी है या खुश फहमी है कि वो बहुत बड़े कोई लीडर हैं और उनके हाथ में कमान होनी चाहिए, और हमेशा से वो डोमिनेट करना चाहते हैं जैसे पार्टी में। तो ये जो उनकी एक ख्वाहिश है, जिसको आप कुछ भी कह लें कि एम्बिशन है उनका, या ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं बाजुकात ऐसे लोग, तो वो फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं उसमें। ये जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी संजीदगी का तकाजा करती है, नंबर वन। नंबर टू, ये बड़े पेशेंस का तकाजा करती है। इसमें आपको बाजुकात आप ठीक भी होते हैं तो बाजुकात आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, और बाजुकात आपको अपने विद इन द पार्टी में बात कर रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीजों को टॉलरेट करके सबको लेके भी चलना पड़ रहा होता है। तो डिसिप्लिन होता है, आपकी बहुत सारी चीजों का लिहाज भी करना पड़ता है। लेकिन वहां पर अगर आप अपना यही लाउबालीपन के साथ कहें कि जी बस मैं तो किसी को सुनूंगा नहीं, मैं तो किसी की नहीं मानता, मैं तो खुद बड़ी तोप चीज हूँ, तो फिर इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आपको ये लिए नुकसानदेह होती हैं, और मेरा ख्याल है इसी चीज का नुकसान पहुंचा है उन्हें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस नुकसान पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने रियलाइज किया है, या वो कोई संभलने के लिए तैयार नजर आए। वो स्टिल बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयानात भी दे रहे हैं। कल भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल। बातें की हैं, जो कि मेरा ख्याल है वो लोग जो पार्टी में उनकी हिमायत कर रहे हैं, जो अभी तक चाह रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को कन्विंस करें, मेरा ख्याल है ये अपने हामी लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बेचारे फिर किस मुंह से जाके इनकी हिमायत कर सकेंगे कि भाई गलती हो गई, इसको बिल्कुल। आप। हाँ। कल से टीवी शो पे आ रहे हैं मरवत साहब, और उन्होंने इमरान खान पे तनकीद करना शुरू कर दिया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनके साथ काफी लोग खड़े हुए हैं। अब शानदाना गुलजार साहिबा ने और मरवत साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान के पास डिसीजन पावर ही नहीं है। उन्हें अब मतलब जेल में बैठे हुए उन्हें किसी बात का पता नहीं है। उनके पार्टी के कुछ लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई ग्रुपिंग हो रही है, और लोगों को भी पार्टी से निकालने के कोई है इशारा? पीटीआई में तो बहुत ज्यादा ही ये चीज देखने में आती है कि हर दूसरा बंदा उनका लीडर हो या कोई भी उनसे वाबस्ता, इवन बहुत कोई बहुत बड़े कद का लीडर ना भी हो, इवन देन हर दूसरा बंदा उनका यही कहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे खिलाफ पार्टी में साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ ग्रुपिंग हो रही है, मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मेरे खिलाफ कुछ लोग मुतहरिक हुए हुए हैं। मतलब ये सारे पता नहीं इनसिक्योर क्यों है इतने, ये मेरी समझ में नहीं आता। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि इमरान खान साहब चूंकि मंजर आम पर नहीं है, आजाद नहीं है, डायरेक्टली हर किसी की एक्सेस नहीं है, तो इसलिए बहुत से लोग इनसिक्योर होते हैं कि जो लोग मिल रहे हैं पता नहीं वो क्या जाके बता रहे हैं, या उस तरह। जो आपने ये बात की कि वो उन पे तनकीद कर रहे थे, ये मुझे नहीं पता है कि उनके ऊपर तनकीद कहा जा सकता है इसको, या वो ये अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि चूंकि उन तक एक पूरी तस्वीर पहुंचती नहीं है, तो वो उसी हिसाब से ही फैसला करेंगे जो उनको बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हों कि जी इमरान खान गलत फैसले कर रहा है। मे भी उनका ये मतलब हो कहने का कि जो उनको बताया जा रहा है इमरान खान तो उसके हिसाब से फैसले कर रहा है। तो इन दो बातों में बहरहाल फर्क है। लेकिन यस, मेरा ख्याल है इस तरह के मौके के ऊपर कि जब आपकी पार्टी, आपका लीडर ऑलरेडी क्राइसिस में है, तो आपको इस तरह की भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मजीद कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। लेकिन यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है कि यहाँ पर हर दूसरा बंदा है वो एक दूसरे पे इल्जाम भी लगा रहा है। पार्टी इसलिए भी इस वक्त इतने सारे आपको ग्रुप्स नजर आ रहे हैं क्योंकि एक वो ग्रुप है जो शुरू से पीटीआई में था, एक वो है जो 9 मई में हादसाती तौर पर लोग आए, एक वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, अब वो रीज्वाइन कर रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। फिर बहुत सारे लॉयर्स जो हैं जिन्होंने उनको पॉलिटिकली भी ज्वाइन कर लिया पार्टी को, तो वो भी उसका एक हिस्सा बन गए। अब उनका एक अलग माइंडसेट है, वो रिवायती सियासतदान नहीं है। तो ये अब बिल सब कुछ मिलके एक अजीब मिक्सचर सा भी बन गया है। और सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि उनके ऊपर जो एक बड़ा सरबराह है जो सबको ऑर्गेनाइज करे, वो आजाद उस तरह से नहीं है कि सबको डायरेक्टली एक्सेस करके सबको समझा सके और एक छत के नीचे लेके बैठ सके। तो इस वजह से ये चीजें हैं। लेकिन अगेन मैं ये समझती हूँ कि बेशक ये चीजें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी जो है वो कोई इस तरह की पोजीशन में है, क्योंकि पार्टी क्या है, पार्टी बेसिकली इमरान खान ही है। तो जिस पे इमरान खान का हाथ एग्जैक्टली। होता है
वही बंदा सबके लिए काबिल कबूल होता है, वर्कर्स के लिए भी। और जहाँ पे नहीं इमरान खान साहब किसी को सपोर्ट करेंगे तो वो पार्टी वर्कर्स भी उसके लिए ज्यादा देर तक नहीं खड़े रह सकेंगे। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एक बात है कि इस वक्त पार्टी पे जो पूरी कमान है या पूरा आप कह सकते हैं कि कंट्रोल है वो तो इमरान खान का ही है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि समीना, इसमें आपने अभी सुना होगा कि पार्टी में ग्रुपिज्म इस तरह हो रही है कि आज भी अडयाला जेल के बाद फवाद साहब ने शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा है कि तुम तो एजेंसियों के बंदे हो, 5,000 में बिक जाओगे। तो इसके बारे में क्या कहती हैं? देखिए, ये वही अगेन जो अभी मैं बता रही थी बात कि कुछ लोग जो पार्टी से चले गए, कुछ लोग मजबूरी की वजह से चले गए, कुछ लोग ऐसे थे जो बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, वो काफी इमरान खान साहब के करीब भी हो गए। तो अब ये चीजें तो होंगी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जब बाहर भी आ जाएंगे, आजाद भी हो जाएंगे, पार्टी को बाहर आके बाकायदा लीड कर रहे होंगे, तो इवन देन भी इमरान खान साहब के लिए भी ये चीजें रोज एक दर्द सर बनी होंगी कि कोई आके कह रहा होगा मैंने ज्यादा कुर्बानी दी, कोई कह रहा होगा नहीं ये तो उस वक्त भाग गया। तो ये चीजों में से निकलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पीटीआई को। लेकिन जहां तक ये फवाद चौधरी साहब वाला मामला है, अभी जो लास्ट मैंने उनका देखा था वीडियो क्लिप, उसमें तो वो ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने सुलह करवा दी। अभी शोएब शाहीन साहब का मैंने मौकिफ नहीं देखा कि वो भी यही बात कह रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये लड़ाई इस हद तक नहीं होनी चाहिए थी कि जिस तरह से पता चला है कि थप्पड़ ही मार दिया गया है उस तरह। ठीक है, ये इल्जामात तो सब एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं और बाजू का तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन इस हद तक नहीं बात बढ़नी चाहिए कि आप किसी को फिजिकली अटैक कर दें। तो ये मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब को नहीं करना चाहिए था। बाकी बाद में अगर इमरान खान साहब ने सुलह करवा दी है या शोएब शाहीन साहब ने भी इस बात को इग्नोर कर दिया है, तो वो तो जाहिर है अब दो लोगों का आपस का इशू है। लेकिन मेरा ख्याल से इतनी पेशेंस तो सियासतदानों में होनी चाहिए कि कम से कम फिजिकल इस तरह से हमला तो ना करें एक दूसरे पे। अच्छा समीना, ट्रम्प के आने से पहले पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद थी कि वहां से कोई मैसेज आएगा ट्रम्प के देंगे, लेकिन अभी तक वहां से कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देयर इज नो ट्वीट, देयर इज नो मैसेज। डायरेक्टली ट्रम्प ने नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका की तरफ से मुकम्मल खामोशी हो। हम देख रहे हैं बड़ा हुई हैं चीजें और बड़ी जोरदार तरीके से हुई हैं। जैसे रिचर्ड ब्रैनल पहले ट्वीट कर रहे थे, फिर जो विल्सन की तरफ से एक कंटिन्यूअस सिलसिला शुरू हो गया। अब मजीद भी मैं कल देख रही थी कि बहुत सारे इनके कांग्रेसमैन हैं जो इस पे बात भी कर रहे थे और बार बार उनकी तरफ से ये आवाज उठाई गई है। अब जो विल्सन ने एक डेमोक्रेसी एक्ट भी ड्राफ्ट कर रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि जी शायद कुछ ऑफिशियल पर्सनल्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी या कुछ इस तरह की चीजें होंगी। तो ये सब चीजें उसी एक पूरा आप कह सकते हैं कि उसी प्रेशर का ही एक शाखसाना है जो हमें नजर आ रहा है। ये आमतौर पर डिप्लोमेसी में होता नहीं है कि डायरेक्टली आप ये कहें कि जी एकदम इधर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया और अगले ही दिन वो फोन उठा के करेगा कि चलो भाई निकालो बाहर। तो नॉर्मली ये होता है कि कन्वे की जाती हैं चीजें और जो भी वहां के पहले हिमायती होते हैं वो बात करते हैं, फिर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी जाएगी। कल माइक रूबियो से भी वो मिले हैं, जो विल्सन, उन्होंने उनको भी कम्युनिकेट किया है। तो अल्टीमेटली चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं और ये आपको आने वाले दिनों में मजीद इसमें नजर आएगा। लेकिन जो डिप्लोमेटिकली चीजें हैं वो इसी अंदाज से होती हैं, वो इतना ओपनली नहीं होती। अक्सर तो ऐसा होता है कि कई सालों बाद जाके वो चीजें खुलती हैं कि उस दौर में क्या हुआ। जैसे अभी नवाज शरीफ साहब की जो डील थी उसमें जो बिल क्लिंटन का रोल था, या शहबाज ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो डील थी जिसमें जो उस वक्त की वजीर खारजा थी कोंडोलेजा राइस वाला मामला था, तो उनकी किताब फिर आई और उस वक्त काफी चीजें पता चली कि वहां पे अमेरिका का क्या किरदार था। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो हिस्ट्री में फिर बाद में कहीं ना कहीं खुलती हैं। उस वक्त जब हो रही होती हैं उतनी ओपनली शायद उस वक्त नजर नहीं आ रही होती। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट मजीद ताकतवर हो रही है और इमरान खान पे फिर मजीद सख्तियां भी बढ़ रही हैं। देखिए, अगर ताकत आप इसको कहते हैं कि जनाब आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, आपने सारी आवाम को डरा के बिठा दिया चुप करके और किसी को सांस नहीं आप लेने दे रहे और बिल्कुल मुल्क में हर चीज जामिद होके मफलूज होकर रहेगी, अगर ये ताकत है तो सॉरी, मैं तो इसको ताकत नहीं समझती। मैं समझती हूँ अखलाकी ताकत सबसे बड़ी होती है, आवाम की सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है, और वो तो इस लिहाज से मुझे सबसे ताकतवर शख्स इमरान खान लगता है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। बाकी अगर आप किसी कुर्सी पे बैठने को ताकत समझते हैं तो फिर ये समझने वाले की अपनी आंख पे डिपेंड करता है। मेरे नजदीक तो सबसे ताकतवर वो है जो सबसे बेखौफ है। मेरे नजदीक सबसे ताकतवर वो है जो इस वक्त तमाम पाकिस्तान में इस्तेहकाम की कुंजी हाथ में लिए बैठा है। मेरे नजदीक सबसे ताकतवर वो है कि जिसको रोकने के लिए, जिसके
मुमकिना भी इक़दामात को रोकने के लिए आपको पूरे के पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ना पड़ता है, आपको पूरी के पूरा खुल के सामने आना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा ताकतवर कौन होगा जिसने सब कुछ इतने बुरी तरह एक्सपोज़ कर दिया है, 76 साल का सारा जो सरमाया था उसको खोल के रख दिया है। तो सबसे ताकतवर वो शख्स है। कमज़ोर वो लोग हैं जिनको तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही, जिनको सोशल मीडिया बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं इस वक़्त कि उनसे ट्वीट्स बर्दाश्त नहीं होते। वो इतने कमज़ोर हैं कि उनसे लोगों की नौकरियां बर्दाश्त नहीं होती। वो इतने कमजोर हैं कि उनसे जजेस के रिमार्क्स, उनके फैसले बर्दाश्त नहीं होते। वो इतने कमजोर हैं कि उनको लगता है कि अवाम अगर बाहर आके एक जलसा कर लेगी तो वो उनके खिलाफ नारे लगा देगी, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो कमजोर वो लोग हैं जो खौफजदा हैं, जो डरे हुए हैं, जो अपने ही लोगों से डरे हुए हैं। और ताकतवर वो है जो भले आपको जेल की काल कोठरी में बैठा नजर आ रहा है लेकिन बेखौफ है और अवाम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, तुर्की के सदर पाकिस्तान आए हैं लेकिन उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से नहीं हुई, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके ऊपर मुख्तलिफ अब आ रही हैं रीजंस। कुछ लोगों का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत वाकई ठीक नहीं है और वो इसलिए बहुत ज्यादा, अदरवाइज भी सिर्फ तुर्की के सदर ही नहीं बल्कि बाकी भी आप देखिए कि कोई नेशनल लेवल की मीटिंग्स या बहुत ज्यादा कोई आपको मुतहरिक नजर नहीं आते, अदरवाइज भी कोई सहाफियों से मिलते नजर नहीं आते। तो कुछ हम्म। लोग ये करीबी जराए बताते हैं कि उनकी वाकई इस तरह की तबीयत नहीं है। जहनी तौर पर भी वो बाजुकात ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद अभी नहीं ये चाह रहे हों कि वो कर सकें, तो इसलिए जानबूझ के उन्हें थोड़ा सा मीडिया से दूर रखा गया है और लोगों से दूर रखा जाता है। तो ये बात भी हम सुनते हैं। एक खबर आज मैंने खालिद जमील साहब की भी सुनी है, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया है कि उन्हें इस चीज का आइडिया था कि तुर्की के सदर फिर से ये बात करेंगे कि आप मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आए, आप इमरान खान को रिहा करें, आप मुल्क में मैंडेट जो है जिसका है उसका एहतराम करें। तो वो इस तरह की बात करेंगे, इसीलिए जानबूझ के नहीं मिले कि फिर उनको क्या जवाब देंगे ऐसी बात के ऊपर। तो दोनों तरह की सिचुएशन सामने है, लेकिन असल बात वही है जो इससे पहले मैं बात हम्म। करी थी कि जब आप हम्म। अखलाकी तौर पर कमजोर पोजीशन पर होते हैं फिर आप इस काबिल नहीं रहते कि आप बिल्कुल। इंटरनेशनल लीडर्स से मिलें, फिर आप इस काबिल नहीं रहते कि आप अपने आवाम को फेस करें, अपने हम्म। मीडिया को फेस करें। फिर आपके पल्ले कुछ होता नहीं है कहने के लिए, तो फिर आप इसी तरह छुप छुपा के कमरों में बैठ जाते हैं। अच्छा, मीडिया और अदालतों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शन बचा है? देखिए, इमरान खान के पास एक ऑप्शन है और वो हमेशा से 2.5-3 साल से उसके साथ चल रहा है और वो है अवाम का ऑप्शन। और इसी ऑप्शन की बुनियाद के ऊपर ही वो हर गेम कर रहे हैं, हर अपना कार्ड प्ले करते हैं। अब कुछ ना कुछ आपको रोज वो ऐसा दे देते हैं मटेरियल जिसके ऊपर टॉक शोज में बात हो रही होती है, जिसपे नए नए मंसूबे आगे बनाए जा रहे होते हैं रजीम की तरफ से। तो असल बात यही है कि असल ताकत उनके पास वही है और इसी वजह से वो कभी भी कोई भी कार्ड प्ले करें या कोई भी नया मंसूबा दें, स्ट्रैटेजी दें, वो बाज़ औक़ात बहुत कामयाब हो सकती है, बाज़ औक़ात उसको नाकाम बना दिया जाएगा, दोनों तो बातें हो आपको सकती हैं। लगता है अब उनके पास और कार्ड बचे हैं खेलने के अभी वो लिए? दोबारा से ये चीज़ प्लान दोबारा से हो रही है कि दोबारा से सड़कों के ऊपर एक मूवमेंट खड़ी की जाए और अब की दफ़ा ये भी कोशिश है कि बाकी जो अपोज़िशन की जमातें हैं, वो भी साथ जॉइन कर सकें। अगर ऐसा होता है तो ये एक वाक़ई दर्द-ए-सर बन सकता है हुकूमत के लिए, क्योंकि एक तो ये कि हर दफ़ा आप 26 नवंबर नहीं कर सकते। पहले आपने कर लिया, उस वक़्त जो बाइडेन की हुकूमत थी, इंसानी हकूक के मामले के ऊपर भी कुछ लोग खामोश हो गए थे। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप हर दफ़ा, इतना आसान नहीं होता कि आप ऐवें ही निहत्थे लोगों पे गोलियाँ चला दें हर दफ़ा और हर दफ़ा कोई इग्नोर कर देगा, तो इस तरह नहीं हो पाता। तो ये इतना आसान बात नहीं है कि आप अगली दफ़ा भी कहें कि जी हम नहीं करने देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर साथ दूसरी सियासी जमातें भी जुड़ती हैं, तो एक तो स्ट्रीट पावर में भी इज़ाफ़ा होगा और फिर अगेन वही बात है कि फिर अगर आप तमाम सियासी जमातों के कारकुन के साथ सड़कों पर होंगे, तो क्या तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को आप गोलियाँ मार रहे होंगे? तो ज़ाहिर है, इस तरह तो मुमकिन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी अगर ये मूवमेंट दोबारा से, जो कि सुन रहे हैं हम कि एक प्लान किया जा रहा है और उसमें दोबारा से सड़कों के ऊपर चीज़ों को लाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है, तो अभी आप देखिए गेम जारी है, कुछ भी पासा किसी तरफ भी कैसे भी पलट सकता है। तो समीम साहिबा, आखिरी सवाल आपसे ये है, इमरान खान का क्या देख रही है फ्यूचर 2025 में, मतलब वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे तो इस बात का काफ़ी इम्कान नज़र आता है कि उनकी रिहाई इस साल हो जाएगी और उसकी वजह भी हमें नज़र आती है कि आपके मुल्क में आपने 2.5-3 साल से ये सारी फस्तायत मचा कर, सज़ाएँ देकर, सब कुछ करके देख लिया है। तो अल्टीमेटली अब आप कितनी देर इस सारे मुल्क को जामिद रख सकते हैं? और अब अगर ऐसा होता है कि इंटरनेशनली
पाबंदियां खुदा न खास्ता लगती हैं लोगों की आमदोरफ्त के ऊपर, ऑफिशियल्स की आमदोरफ्त के ऊपर, या कोई इस तरह का हार्ड मैसेज आता है, तो उससे भी ज़ाहिर एक प्रेशर आएगा, क्योंकि हम कोई इतने अमीर कबीर मुल्क तो है नहीं है कि जी हमें कोई नहीं भी आने दे रहा, हमारे साथ कोई नहीं भी तिजारत कर रहा तो हमें कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। तो ज़ाहिर-सी बात है ये वो चीज़ें हैं कि हम तो खुद डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, मालियाती इदारों के ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल में हमें अपने दोस्त ममालिक की और दीगर इदारों की जिनसे हम मदद लेते हैं, उनकी बात सुनना भी पड़ती है। और फिर अगर आप लीगली भी देखें, तो आप अगर इमरान खान साहब की अल-कादिर ट्रस्ट केस की सज़ा, जो कि बज़ाहिर लगता है कि नहीं टिक सकेगी, वो भी आपकी डिसमिस हो जाती है, मुअत्तल हो जाती है। तो उसके बाद आप किस केस में उन्हें अंदर रख रहे होंगे, और कोई और मज़ीद झूठा केस आप बनाएँगे, तो फिर आप अपना केस और ख़राब करेंगे। ये दुनिया को और बारावर करवाएँगे कि जी हाँ, वाक़ई हमने सिर्फ़ सियासी तौर पर उन्हें अंदर रखा हुआ है। वरना एक शख्स जो ढाई 3 साल से वो अंदर बैठे ही जुर्म करे जा रहा है, ये भी एक अपने आप में लतीफ़ा ही बन जाएगा। तो ये मेरा ख़्याल है कि मुझे लगता है कि 2025 में इनको रिहा करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क आगे बढ़ना मुश्किल है, और अब एक अदलिया में भी आपके खिलाफ पूरी मज़ामत नज़र आती है, एक रंजिश है। दीगर सियासी जमातें जो हैं ऑपोज़िशन की, वो भी अब खुल-खुला के ये बातें कर रही हैं। तो ये इतना अरसा मुझे मुश्किल लगता है कि ये सर्वाइव कर सकें। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।